Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Vaskar and today I want to discuss about the organic chemistry. Class 11, some basic principle and techniques. Okay, तो आज भी डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न with the study of the structure, properties, composition, reaction and preparation of कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हम बोल सकते हैं क्या है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर हम लोग पढ़ेंगे। अब उसका कॉम्पोजिशन हो, उसकी प्रॉपर्टी हो, या फिर स्ट्रक्चर हो, या फिर उसका रिएक्शन हो, या फिर प्रिपरेशन मेथड्स हो, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडर में पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इसका। जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है ना, तो डीएनए प्रेजेंट होता है तो डीएनए में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के बोलते हैं क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो एसिड्स हैं तो ये किसके अंडर आ रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। या फिर हम बात करते हैं किसमें, जैसे ब्लड है हमारा, तो ब्लड के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है ना, ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके इसमें हम क्या बोले, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो ये प्रेजेंट होगा ही। या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है 100%, है ना। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या और कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस सिंथेसाइज करके इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको जैसे फर्टिलाइजर्स या फिर हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है। है ना। एग्रीकल्चर में कैसे, जैसे हमने फर्टिलाइजर्स बनाया तो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, जैसे यूरिया होता है, तो यूरिया को हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। तो इसे इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके जो थ्योरीज हैं, इनिशियल स्टेज में जैसे हमने बात करी कि इसका हमने इम्पोर्टेंस पता कर लिया, बट ये स्टार्ट कैसे हुई, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी ब्रांच कैसे स्टार्ट हुई, किसने रिसर्च करी इसके ऊपर। तो जो इनिशियल थ्योरी थी उसमें बोलते थे हम लोग कि ऐसे बताया जाता था कि स्टार्ट में ये बोलते थे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स में या फिर मिनरल्स की बात करते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें क्या बोलते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन्हीं में प्रेजेंट होगा, है ना, ये कार्बन कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं क्या, एक स्वीडिश केमिस्ट थे वर्जिलियस नाम से, है ना। तो इन्होंने क्या किया, 1780s इन्होंने बोला एक वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स क्या मतलब, हम बोल सकते हैं एक तरह से एक ऐसा फोर्स जो कि आराम से दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होगा, है ना। स्वीडिश केमिस्ट थे वर्जिलियस, इन्होंने क्या बोला, एक वाइटल फोर्सेस वर्क करते हैं। 1780 में बोला इन्होंने, वाइटल फोर्सेस वर्क करते हैं किसमें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें, है ना। बट इस थ्योरी को किसने गलत प्रूव किया, या फिर हम बोल सकते हैं इन्होंने 1828, इस टाइम तक तो यही थ्योरी चल रही थी, बट 1828 में एक एफ वॉलर नाम से एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वाइटल फोर्सेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करवाएं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ बोल सकते हैं क्या, यूरिया। तो इन 1828 में इन्होंने प्रिपरेशन ऑफ यूरिया करवा दिया। अब यूरिया कैसे करवा दिया, जैसे हम इसके रिएक्शन देख लेते हैं। तो NH4Cl प्लस KCNO, KCNO, NH4CNO प्लस KCl, ओके। तो ये हमने क्या बनाया यहाँ पर, इससे अमोनियम साइनेट, ओके। और इसका नाम क्या है, पोटेशियम
पोटेशियम साइनेट, और इसका नाम अमोनियम क्लोराइड। तो इन्होंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनेट के साथ में रिएक्ट करवाया तो अमोनियम साइनेट बना। अब अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या किया, इसको अमोनियम साइनेट को लिया और इन्होंने हीट करवाया। हीट हम बोल सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड करी, और एनर्जी किससे, थर्मल फॉर्म में। तो इन्होंने क्या किया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम सब जानते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे इन्होंने यूरिया में कन्वर्ट किया तो उसके बाद हम बोल सकते हैं क्या, वो जो थ्योरी थी वाइटल फोर्सेस वाली, तो वाइटल फोर्सेस वाली थ्योरी वो 100% रॉन्ग प्रूफ हो गई, है ना। क्यों हो गई, क्योंकि हमें पता था, उन्होंने क्या बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ओनली प्रेजेंट होगा, है ना। जो स्वीडिश केमिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, वाइटल फोर्सेस के थ्रू ये बनता है ऐसा। बट इन्होंने, एफ वोलर ने क्या किया, प्रिपरेशन करवा दिया अपनी लैब में इन 1828। तो यूरिया का जब फॉर्मेशन हुआ तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नया चेहरा मिल गया, है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फॉर्म करवा दिया इन्होंने। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि इन्होंने फॉर्म करवाया, तो और भी साइंटिस्ट थे, है ना। और साइंटिस्ट के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे हरमन कॉलवे, हरमन कॉलवे, इन्होंने क्या कराया, इन्होंने उसके बाद इन 1845 इन्होंने क्या कराया, फॉर्मेशन कराया एसिटिक एसिड का। ओके, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन इन्होंने करवाया। और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हैं, बर्थलोल। ओके, इन्होंने क्या किया, 1856 में इन्होंने फॉर्मेशन कराया मीथेन का, जिसे हम CH4 बोलते हैं, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करवा दिया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एक तरह से इन्होंने स्टार्ट किया, जैसे यूरिया का फॉर्मेशन स्टार्ट किया वोलर ने, तो वोलर के बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने और डिस्कवरीज करी, हरमन कॉलवे भी, बर्थलोल ने भी, है ना, बर्थलोल ने भी ये रिएक्शन करवा के लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने का ट्राई किया, और उन्होंने अपना सक्सेसफुल हुआ, है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे कार्बन, अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट तो हो गई, बट इसके बाद जैसे हमें पता होना चाहिए कि कार्बन जो है वो कैसा, किस टाइप से अपना बॉन्डिंग करता है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। अब टेट्रावैलेंस का मतलब क्या होता है, टेट्रावैलेंस मतलब कि 4 वैलेंस रखने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं पहले, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कार्बन के पास ओवरऑल 6 जो एटॉमिक नंबर 6, एंड दूसरी चीज हम बोल सकते हैं क्या, 6 इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोल सकते हैं इसमें ऐसे ही, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम 1s 2s एंड 2p। अब इसमें हम फिल करेंगे तो 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 एंड 2। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या कि ये टेट्रावैलेंस तो नहीं है, बट ये क्या करता है, ये अपना एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये s ऑर्बिटल वाला वो यहाँ पर दे देगा। तो अब इसके पास कितने, 4 सिंगल, बोल सकते हैं हम क्या, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ से टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है, टेट्रावैलेंस, है ना। टेट्रावैलेंस कैसे, यहाँ पे इसके पास 4 जो पेयर हैं वो बना सकता है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा था, जैसे हम इसको शेयर भी करवाएं, है ना, तो शेयर करवाते हैं जैसे, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, बट ये खाली बचेगा। तो इसकी वजह से इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ओवरऑल। अगर हम देखें कैसे, जैसे यहाँ पे अगर हम 1 और 1 यहाँ पे दे दें तो ओवरऑल कितना हो रहा है इन द लास्ट सेल, 1 2 3 4 5 एंड 6। बट इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इन चारों के पास बॉन्डिंग करवा दें, तो चारों के पास जैसे जैसे बॉन्ड हमने लगाया
आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर बॉन्डिंग इसकी करवाई, 1 1 1 1 इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि शेयरिंग में इसको रखा जैसे, तो हम क्या बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या 8 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बोल सकते हैं ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। तो ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स इसने यहाँ पर मोस्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो बना दिया इसने। तो जब स्टेबल कंपाउंड बनेगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड होगा वो रिएक्शन करेगा, है ना, रिएक्शन करेगा। तो इसलिए क्या करता है, कार्बन अपना टेट्रा वैलेंसी शो करता है, ना कि ये दो बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कैसे टेट्रा वैलेंसी होता है, तो टेट्रा वैलेंसी बनेगा कैसे। अब जैसे टेट्रा वैलेंस हो गया, तो अब इसके पास कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्री रही होगी। ज्योमेट्री कैसे होगी, अब हमें सपोज करो हमारे पास 360 डिग्री एंगल है ना, 360 डिग्री एंगल है। अब हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनाने हैं कार्बन के। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं किसका, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, या फिर हम CH4 का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, CH4 का एग्जांपल, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारे ऐसे होने चाहिए, है ना, H H H H। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाली ज्योमेट्री बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गलत? क्योंकि हमारे पास 360 डिग्री ओनली 2D स्ट्रक्चर में नहीं है, पर हम बोल सकते हैं एक प्लेन में नहीं है ना। हमारे पास हम बोल सकते हैं क्या है, 3D टाइप का बॉक्स है। 3D टाइप के बॉक्स में हमें ये करना है, जैसे ये मैंने बनाया, तो अब हमें पता है कि इसका पूरा एक क्लाउड बनेगा, है ना। क्लाउड बनेगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरह से 3D में ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बनेगा कम से कम, है ना, इसका एंगल ज़्यादा बनता है। अब ज़्यादा एंगल बनाने के लिए ये क्या करता है, अपने आप को ये ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, तो इसकी कार्बन की ज्योमेट्री क्या होगी, या फिर शेप हम बोलें, तो इस कंडीशन में जब sp3 होगा, है ना, sp3 में हम क्या बात करेंगे, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और शेप भी टेट्राहेड्रल होगा, या फिर CH4 में। तो ये इन जनरल अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ में अगर अटैच है, तो ये क्या करेगा, अपना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। और इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ओके, ये इसका एंगल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे अब ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा होगा आपने या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो हम इस टाइप से अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बट उसके बाद हाँ बाद में और इसको अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो इस टाइप से ये फॉर्मेशन होता है, 1s इसके साथ में CH4 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, CH4 मॉलिक्यूल। ओके, 1s यहाँ पर भी होगा, ये हाइड्रोजन है, H एटम, हाइड्रोजन ना, 1s, और यहाँ पर ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, sp3 ओके, sp3। तो ये इस टाइप से हो जाता है ना। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो 3D टाइप का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो 3D में इमेजिन करना पड़ेगा हमें, तभी हमें समझ में आएगा कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे है क्यों, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ सेंटर में रख दिया, एक इधर को जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक नीचे की साइड और एक इधर की साइड है। अब हम ऐसे एक और टाइप से हम इसको बना सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे और इजी वे में अगर हम समझना चाहें तो कैसे बनाएंगे हम इसका जो ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर, वो कैसे बनाएंगे, इस टाइप से। ओके, H, ये में भी पढ़ा होगा, डैश एंड वेज लाइंस ना, डैश एंड वेज लाइंस, ये हाइड्रोजन। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे ये जो है ये sp3 एंड s, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, अब इसके बाद ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ है
112 पिकोमीटर। ओके, ये दूसरे तरीके से हम बना रहे हैं। अब ये क्या है, जैसे ये जो लाइन है या फिर हम बोलते हैं डार्क वाला, तो ये बताता है कि ये जो हाइड्रोजन होगा वो कैसे जुड़ा होगा, प्लेन के बाहर के साइड, या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑब्जर्वर होता है ऑब्जर्वर की तरफ बनेगा, है ना, ये वाला बॉन्ड जो डार्क ब्लैक से मैंने लिखा हुआ है। और ये जो डैश लाइंस हैं, तो डैश लाइंस क्या बताती हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ऑब्जर्वर से दूर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं प्लेन के पीछे की साइड होगा, है ना। तो ऐसे आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ज्योमेट्री में बनाना कैसे चाह रहा हूँ ना। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस टाइप से बनेगी हमारी। और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है C2H6 का। अब C2H6 कैसे बनेगा, इस टाइप से ही बनेगा, जैसे ये कार्बन और ये भी कार्बन H, इसके बाद मैं इस टाइप से डैश डैश लगा दे रहा हूँ, ठीक है, डैश एंड डैश, और इसको थोड़ा सा इस तरफ, ओके। यहाँ पर 154 पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ होगा। और ये जो इस साइड भी सेम H H, और ये वाला ये भी H, ओके, ये भी H। तो इनका जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। और इसके बीच का भी एंगल सेम ही होगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो एंगल है वो कम है, बट ऐसा नहीं होता है, एंगल ये भी सेम ही रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये भी सेम एंगल है। या फिर हम बोल सकते हैं इस साइड के एंगल्स होंगे वो भी एंगल्स सेम ही होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं sp3 कार्बन कार्बन, ओके, सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसमें, C2H6 में, है ना। तो ये फॉर्मेशन हो गया हमारा। तो हम बोल सकते हैं क्या, हमने देख लिया CH4 एंड C2H6, है ना। इसमें एनसीईआरटी में और एग्जांपल्स अगर होंगे तो करेंगे अभी थोड़ा सा। तो अब इसके बाद हमारे जो कार्बन होता है वो क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड भी बनाता है ना, पाई बॉन्ड भी बनाता है। पाई बॉन्ड मतलब कि पहला जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा, फिर उसके बाद जब डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड कैसा बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनता है। तो जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल है C2H4। अब C2H4 बॉन्ड बनाया हमने, तो ये किस टाइप से बनेगा, ऐसे, ओके, H H, ओके। अब इसके बाद जो बॉन्ड बन रहा है डबल बॉन्ड, वो क्या करता है, पार्शियली ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। यानी कि पी बॉन्ड कैसे बन रहा है या फिर पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, पार्शियली ओवरलैपिंग के थ्रू बन रहा है। अभी ऐसे मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद एक तरीके से और बताऊंगा, ओके। 120 डिग्री इसके बीच का एंगल रहेगा, है ना। अब इसके अलावा हम समझते हैं ये जो हमने बनाया ये वाला स्ट्रक्चर, इस टाइप से समझ लेते हैं तो शायद ज़्यादा इजी पड़ेगा, है ना, समझने में कि ये पाई बॉन्ड बना कैसे, ये पार्शियली ओवरलैपिंग हुई कैसे, है ना। तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को, ओके। और ऐसे कंटेंट्स कंटिन्यूसली आता रहेगा इसी चैनल पर, तो आप लोग वीडियो से पढ़ते रहना। चलो आगे हम चलते हैं, sp2 2pz, ये सारे सिमेट्रिकल होते हैं, वो मैं बना नहीं पा रहा, बट ये सारे सिमेट्रिकल होते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि एक ही इक्वल साइज के होते हैं, ओके, छोटे बड़े नहीं होते हैं ये। 1s, यहाँ पर भी 1s और यहाँ पर भी 1s। अब हम देखते हैं क्या, 2s s2 एंड sp2 और pz है, ये sp2, ये वाला भी sp2, ओके, sp2 sp2
और ये पाई बॉन्ड। अब हम देखते हैं क्या कि जैसे ये बन रहा है क्या हमारा सिग्मा बॉन्ड, ओके सिग्मा बॉन्ड। अब ये तो बन गया हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग से, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ तो sp2 कार्बन, तो ये बन गया हमारा क्या सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, तो पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, एक तरह से ये पार्शियली ओवरलैप हो रहा है। पार्शियली ओवरलैप मतलब मैं इधर बना देता हूँ ऐसे, इस टाइप से ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पे ये जो कवरिंग है एरिया या फिर ओवरलैपिंग का जो एरिया वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों टाइप से बॉन्डिंग होती है। बट हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये पाई बॉन्ड हो गया फिर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 2pz है, तो यहाँ पे भी pz या फिर हम बोलते हैं z एक्सेस ही होना चाहिए, है ना, z एक्सेस ही होना चाहिए। क्योंकि अगर एक प्लेन में, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं इस टाइप से हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, अगर इस वाले एक्सेस पे कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या इस ये एक्स एक्सेस का, जैसे ये बाय एक्स एंड जेड, अगर जेड एक्सेस पे कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या एक्स एक्सेस वाला मॉलिक्यूल उसको ओवरलैप कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि इसका एक्सेस या फिर हम बोल सकते हैं इसका रूट ही अलग है ना, इसका एक्सेस अलग है, तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक ही एक्सेस लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पीजेड से पीजेड ये ओवरलैप कर रहा है आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग, है ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब जैसे सिग्मा बॉन्ड्स क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ना। मेजरली हम बोलते हैं क्यों होता है ऐसा स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग होने के पीछे का रीजन ये है कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इसका जो ओवरलैपिंग का एरिया है ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पार्शियली ओवरलैपिंग। पार्शियली मतलब 100% ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, बट ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए पाई बॉन्ड बनता है। बट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, ऑल द एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड लाई इन द सेम प्लेन ना। ये क्या होता है, जैसे पाई बॉन्ड बनेगा जो सेम प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने बताया कि पी जेड या फिर पी ये जो एक्सेस है वो सेम होनी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के बनने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट बताता हूँ मैं, तब पी ऑर्बिटल्स ऑफ ए पाई बॉन्ड आर म्यूचुअली पैरेलल एंड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे परपेंडिकुलर कैसे, जैसे ये बन रहा है हमारा एक मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ओके सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो अब ये फिक्स है, अब कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे फॉर्मेशन होगा, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इधर इस एग्जांपल से ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर ये ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट करेगा। फिर उसके बाद रोटेशन ऑफ CH2 फ्रेगमेंट the other interfaces with the maximum overlap of the p orbital, therefore such a rotation about carbon carbon double bond is restricted। मीन्स हम क्या बोलते हैं कि कार्बन कार्बन का जो रोटेशन होगा, रोटेशन कैसे, जैसे हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर हमने ये सिंगल बॉन्ड बना दिया तो इसका जो रोटेशन होगा वो तो हो सकता है कि हो जाए, बट अगर हमने ये डबल बॉन्ड बना दिया तो डबल बॉन्ड में अब ये फिक्स है, यानी कि फिक्स बॉन्ड होगा ये, है ना। इसमें क्या रोटेशन हो सकता है सिंगल बॉन्ड में, बट अगर डबल बॉन्ड हमने बना लिया तो रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन मतलब कि अपने एक्सेस से ये घूम जाना, है ना। तो ये अभी ये जो रोटेशन हो रहा है, जैसे इस साइड ये पलट जाए, ये बॉन्ड्स ऐसे नहीं होते हैं, हम बोल सकते हैं रोटेशन ऑफ हो जाएगा इसमें, या फिर हम बोलते हैं रोटेशन फिक्स हो जाता है, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तो थैंक यू।